Morning students, welcome to my next video of the life process part 5. In this video I will discuss about the physiology of digestion. देखिए फिजियोलॉजी जो वर्ड है उसमें किसी भी बॉडी सिस्टम का मैकेनिकल फंक्शन और बायोकेमिकल फंक्शन दोनों ही डील किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चूंकि डाइजेशन की बात हो रही है तो हमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मैकेनिकल फंक्शन और उसका बायोकेमिकल फंक्शन दोनों को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब डाइजेशन स्टार्ट होता है, चूंकि डाइजेशन आपका एलिमेंट्री कैनाल में होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज द बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बक्कल कैविटी में कौन सी फिजियोलॉजी रन करती है। तो सबसे पहले डाइजेशन इन द बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में जैसे फूड इंजेस्ट करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो टीथ की हेल्प से फूड अच्छी तरीके से मैस्टिकेट होता है। मैस्टिकेट मतलब अच्छी तरीके से चबाया जाता है। तो यहाँ पे देख लें आप, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि आफ्टर इंजेक्शन फूड इज मैस्टिकेटेड बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड थोरोली मिक्स्ड विद द सलाइवा बाय द हेल्प ऑफ टंग। मतलब टंग जो होती है वो फूड को अच्छी तरीके से सलाइवा उसमें मिला देती है। तो जब सलाइवा अच्छी तरह से फूड में मिल जाता है तो फूड एक पल्प में कन्वर्ट हो जाता है, पल्प या लुगदी बोलते हैं, तो जिसकी वजह से वो आसानी से आपकी फूड पाइप में पास होता है। तो फूड पाइप की ओपनिंग को जो ये फूड पाइप है, फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। तो ईसोफेगस की ओपनिंग को गलट कहते हैं। तो गलट में ये फूड पास होता है और गलट के बाद सीधे जाता है ये स्टमक में आता है। देखिए अब आपको देखना डाइजेशन इन ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के में क्या होता है, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये केवल एक पैसेज प्रोवाइड करता है फूड के लिए। जैसे ये ईसोफेगस आपको दिख रहा है, यहाँ पे गलट था, तो गलट से फूड पास होता है और इस गलट के थ्रू, और ईसोफेगस होता है स्टमक में होता है। तो ईसोफेगस ओनली प्रोवाइड पैसेज फॉर द फूड। हियर इज द स्टमक। तो इस स्टमक में आपको देखना है स्टमक में क्या होता है। तो स्टमक में क्या होता है, जैसे ही फूड आपके स्टमक में आता है तुरंत यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर ऊपर की ओर, और ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में रेगुलेट होती है कार्डियक स्फिंक्टर से, और स्टमक की स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग रेगुलेट होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। तो दोनों स्फिंक्टर जैसे ही आप फीडिंग ओवर हो जाती है, दोनों स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं। अब स्टमक की वॉल में पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होती है। अब पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, इट इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आप कह सकते हैं कि स्टमक और इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव होती है और उस वेव को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो यहाँ स्टमक में पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होती है और पेरिस्टाल्सिस के थ्रू क्या होता है, इसकी वॉल में मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो भी फूड इसके अंदर आता है उसकी अच्छी तरह से चर्निंग हो जाती है। चर्निंग का मतलब मथाई हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, पूरा फूड जो भी इंटेक होता है वो सारा कुछ लिक्विड फूड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस लिक्विड फूड को बोलते हैं काइम बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आफ्टर एंट्री ऑफ फूड इन द स्टमक कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर गेट क्लोज्ड एंड पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट ऑफ। कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद होते हैं, पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होती है इन द वॉल ऑफ स्टमक whereby food is converted into liquid food called as chyme। अब हमें देखना है कि स्टमक में बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है। जैसे अभी तक आपने जो देखा वो मैकेनिकल फंक्शन था कि स्टमक की वॉल में कौन सी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टमक की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है इसको म्यूकोसा बोलते हैं, और म्यूकोसा में कुछ पिट्स पाए जाते हैं, वो मिलियंस ऑफ पिट्स होते हैं। इन पिट्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता रहता है, और गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन में क्या क्या है देख लीजिए, HCl है, पेप्सिनोजन है और म्यूकस है। तो HCl का फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन्स एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन करता है, एंड कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू द एक्टिव पेप्सिन। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि HCl के कांटेक्ट में आकर ही एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब फंक्शन तो जब पेप्सिनोजन एक्टिव हुआ तो उसे पेप्सिन बोल रहे हैं, तो हमें पेप्सिन का फंक्शन देखना है। पेप्सिन क्या करता है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये प्रोटीन की लॉन्ग चेन को वेरिएबल लेंथ की फ्रेगमेंट में तोड़ता है, मतलब डिफरेंट लेंथ की फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। अब हमें देखना है कि जो म्यूकस है
गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस है, अभी तक आपने HCl का फंक्शन देखा, पेप्सिनोजन का फंक्शन देखा। मतलब पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव है, जो कि मतलब HCl के कांटेक्ट में आने से ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन जो पेप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। फिर हमें देखना है कि म्यूकस का क्या रोल है। गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस का रोल क्या होता है? तो म्यूकस एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है जो म्यूकोसा क्या है? स्टोमक की इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो म्यूकोसा को HCl के एसिडिक इफेक्ट से बचाता है। अगर लगातार HCl सिक्रीट होता रहेगा और म्यूकस की लेयर इसके ऊपर नहीं आएगी, म्यूकस एक स्लाइमी सब्सटेंस है, तो होगा क्या कि ये आपकी जो म्यूकोसा है, जो इनर मोस्ट लेयर है, ये डैमेज हो जाएगी। तो इस तरह से म्यूकस होता है स्टोमक की वॉल की इनर लेयर, जो म्यूकोसा उसको बचा लेता है। अब हमें देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। तो अभी तक हमने स्टोमक में डाइजेशन देखा। तो जब स्टोमक में डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो है फूड जो होता है, जो काइम होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उतरने लगता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो जैसे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर डाइजेशन इन स्टोमक फूड स्टार्ट टू कम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे ये स्टोमक है और ये स्टोमक और ये इंटेस्टाइन, इस जगह पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक का जंक्शन होता है, उस जगह पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर खुल जाता है और फूड, लिक्विड फूड जिसमें भरा हुआ स्टोमक में, वो इंटेस्टाइन में आने लगता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस का काम होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूस होते हैं। पहला है बाइल जूस, जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। दूसरा है पैंक्रेटिक जूस, जो पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन की वॉल में ग्लैंड्स होती हैं, जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं, वहां से रिलीज होता है। और उसका वहां से जो जूस रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। तो तीनों जूस का अपना अलग अलग काम है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बाइल जूस का रोल क्या होता है। तो बाइल जूस होता क्या है? बाइल जूस के बारे में पहले पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था। ये येलो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, जो कि लीवर से सिक्रीट होता है, गॉलब्लैडर में स्टोर होता है। और जो है इसमें बाइल साल्ट होता है। और बाइल साल्ट कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है। बाइल साल्ट जो होता है वो इंटेस्टाइन की बेसिक पीएच को मेंटेन करता है, प्लस ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को परफॉर्म करता है, मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब फैट का इमल्सिफिकेशन क्या होता है? लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन एंड इट इज एसेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल लाइपेज और पैंक्रेटिक लाइपेज ऑन द फैट। मतलब ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है जिससे कि पैंक्रेटिक जो लाइपेज है और जो इंटेस्टाइनल लाइपेज वो एंजाइम होता है जो फैट पे काम करता है। तो जब तक ये मतलब इमल्सिफिकेशन फैट का नहीं होगा, तब तक जो है ये लाइपेज एंजाइम फैट को फर्दर तोड़ नहीं पाएंगे। मतलब लिपिड जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में नहीं टूटेगी जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होता। तो बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉपलेट छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट में टूट जाती है बाइल साल्ट की हेल्प से। इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब हमें बाइल जूस में बाइल पिगमेंट के बारे में देखना है। तो बाइल जूस का जो येलो ग्रीन कलर होता है ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट में कौन कौन से केमिकल आ रहा है? तो बाइल पिगमेंट में आ रहा है बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। तो जो स्टूल का कलर आपका होता है ह्यूमन बीइंग का, येलो कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। फिर आगे हमें देखना है रोल ऑफ पैंक्रेटिक जूस। इंटेस्टाइन में डाइजेशन की हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा बाइल जूस क्या क्या रोल है। अब दूसरा हमें देखना है पैंक्रेटिक जूस का रोल क्या होता है। तो पैंक्रेटिक जूस कहाँ से आता है? तो ये आप देखें डायग्राम, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था पूरा डिटेल में इसका डायग्राम। ये पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रेटिक जूस। लीवर से आता है बाइल जूस आ रहा है, हालांकि लीवर से डायरेक्ट नहीं आता, पहले गॉलब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट मिलकर बनाती है हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट। तो हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट की हेल्प से पैंक्रेटिक जूस ड्यूडेनम में ड्रेन होता है। वही लिखा हुआ है, इट इज ड्रेन इनटू ड्यूडेनम फ्रॉम द पैंक्रियाज वाया हिपैटोपैंक्रेटिक डक्ट। ये पैंक्रेटिक जूस जो है उसमें ये सारे एंजाइम आपके सामने दिख रहे हैं, ये पाए जाते हैं। पैंक्रेटिक एमाइलेज है, पैंक्रेटिक लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। तो पैंक्रेटिक एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को तोड़ता है। एमाइलेज वर्ड आया एमाइलम से। एमाइलम का मतलब होता है स्टार्च।
तो ये चूंकि एमाइलेज एमाइलम पे काम करता है, मतलब स्टार्च पे काम करता है, और स्टार्च को भी माल्टोज में तोड़ता है। दूसरा आपको देखना लाइपेज, तो लाइपेज जो होता है वो लिपिड को तोड़ता है। लिपिड मतलब फैट, तो फैट को किस में तोड़ रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। मतलब फैट किससे बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। फैट का एक मॉलिक्यूल 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बनता है। ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो ये प्रोटीन की लंबी चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को इंडिविजुअल अमीनो एसिड में तोड़ता है। मतलब जब प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड होती है, तो जैसे सपोज कर लेते हैं ये प्रोटीन की चेन है, तो ये जो आपको बीड्स दिख रहे हैं, मोटी टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये अमीनो एसिड है। तो जब काइमोट्रिप्सिन तोड़ेगा तो सिंगल निकाल देगा अमीनो एसिड को। और डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो प्रोटीन जब तक अमीनो एसिड में नहीं पूरी अलग अलग हो पाएगी तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। हमें देखना है रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इन द डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम म्यूकोसा बोलते हैं। स्टोमक की भी इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोसा बोलते हैं। तो जैसे स्टोमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, वैसे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो पिट्स होते हैं उनमें, उनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो जूस रिलीज होता है उसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। अब हमें देखना है कौन कौन सा एंजाइम यहाँ पर है। तो फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस ही करता है। इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसे हमें देखना है। तो पहला एंजाइम है पेप्टिडेज। तो पेप्टिडेज क्या करता है, जो बची कुची प्रोटीन होती है इंटेस्टाइन में उसको सिंगल अमीनो एसिड में तोड़ देता है। जिसके पहले बताया गया था पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम भी ऐसा करते हैं। जैसे आपको ट्रिप्सिन बताया गया था, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन चेन को फ्रैगमेंट्स में तोड़ता है, बट काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो सिंगल अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो ऐसे ही आपको दूसरा एंजाइम है कार्बोहाइड्रेजेस। तो कार्बोहाइड्रेजेस ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है। इसमें 3 एंजाइम आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। माल्टेज जो होता है ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये माल्टोज है, ये शुगर है, और ये टूट गया जिसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब एक माल्टोज जो होता है 2 ग्लूकोज से बना होता है। ऐसे जो सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को, सुक्रोज पाई जाती है जो शुगर होती है मेन, जैसे फ्रूट जूस में ये सुक्रोज पाई जाती है। तो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से बना होता है। तो सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। फिर हम बात करते हैं लैक्टेज की। लैक्टेज काम करता है लैक्टोज पे। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। इसका मतलब ये होगा कि लैक्टोज जो बना होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। डाइजेशन में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल जिसका बना होता है उसी में टूट जाता है। फिर ये नेक्स्ट एंजाइम है इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज मतलब ये लिपिड पे काम करेगा। ये लिपिड को फूड की जो लिपिड होती है, फैट होती है, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और इसके बाद हमें एब्जॉर्प्शन समझना है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझना है। तो एब्जॉर्प्शन जैसे डाइजेशन जब कंप्लीट हुआ तो डाइजेशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट गया, और जो फैट है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट गया, स्प्लिट हो गया, और जो आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में आ गई। तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। अब एब्जॉर्प्शन समझना है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ल्यूमेन में सिंपलेस्ट मतलब इंटेस्टाइन के ल्यूमेन, इंटेस्टाइन का जो स्पेस होता है, जैसे ये इंटेस्टाइन की पाइप है और इसका जो स्पेस है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। ये जो जगह है पाइप के अंदर जगह उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन में सारे न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो गए। अब इनको जो है इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है म्यूकोसा, तो म्यूकोसा की फोल्डिंग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है और उन प्रोजेक्शन को विलाई कहते हैं। और विलाई के अंदर जो है लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड कैपरीज होती हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं ल्यूमेन से ब्लड कैपरीज में पहुंच जाते हैं।
तो डेफिनेशन ये बनती है एब्जॉर्प्शन की कि एंट्री ऑफ सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन इन द ब्लड कैपिलरीज एंड द लिम्फेटिक वेसल्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। विलाई के बारे में समझना है कि विलाई क्या होती है। तो ये जैसे इंटेस्टाइन की आपको ये ल्यूमेन मतलब ये पाइप दिख रही है और इनर मोस्ट लाइनिंग जो है उसे म्यूकोसा बोल रहे हैं, और म्यूकोसा की फोल्डिंग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं। विलाई जो होते हैं इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे एब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। और देखिए जितना भी न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में है उसका 80% जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। पॉज करो। सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोडियम पोटेशियम, वो आयंस होते हैं, वो 80% आयन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी जो 20% बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। और वाटर की बात करेंगे तो 90% वाटर, फूड का 90% वाटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हमें ये एक डायग्राम है जिस इंटेस्टाइन का पोर्शन दिखाया गया है और जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रही है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई कहते हैं, लेकिन सिमिलर टर्म विलाई के लिए विलस है, मतलब एक स्ट्रक्चर को, एक प्रोजेक्शन को विलस कहते हैं। अब देखिए ये इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है जिसमें इंटेस्टाइन की ये एक इस तरफ की वॉल दिखाई गई है, इस तरफ की वॉल दिखाई गई है, और बीच का जो है ये स्पेस, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। अब देखेंगे जो इनर मोस्ट लाइनिंग है इसको म्यूकोसा लेवल है, यहाँ पे भी देख लीजिए म्यूकोसा लेवल है, और इसकी फोल्डिंग से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने इनको कह रहे हैं विलाई कहते हैं, सिमिलर विलस बोलते हैं। अब देखिए विलस के अंदर जो स्पेस है उसमें भी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, डार्क स्केच से दिख रहा है आपको। तो ये डार्क वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द लिम्फेटिक वेसल्स, इसको बोलेंगे लिम्फेटिक। इसमें लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ के बारे में आगे पोर्शन में पढ़ेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन में। और लिम्फेटिक वेसल्स के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क है, ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। अब हमें देखना है कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो सारे न्यूट्रिएंट ल्यूमेन में अवेलेबल है। आप देख रहे हो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब बाय द लिम्फेटिक वेसल्स। आप देख लें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों को लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब करता है, और ग्लूकोज और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है ब्लड कैपिलरीज। जो कैपिलरी नेटवर्क आपको दिख रहा है ये ग्लूकोज एमिनो एसिड एब्जॉर्ब करता है, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करती है लिम्फेटिक वेसल्स। इस तरह से डायग्राम में सारा कुछ आपके सामने विजिबल है। अब हमें समझना है कि एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है, या कौन कौन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। तो जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होता है। और वाटर की बात करेंगे तो 10% वाटर जो काइन का है, जो लिक्विड फूड था इंटेस्टाइन में अवेलेबल, उसका 10% वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो काइन से वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है कि वो जो लिक्विड फूड है काइन, वो सेमी सॉलिड स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं जो है रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर हम जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एसिमिलेशन। तो जैसे एब्जॉर्प्शन में आपको पता है कि सारा न्यूट्रिएंट जो है ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, यानी ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गया। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है बॉडी की सेल्स में पहुंच जाता है, और बॉडी की सेल्स में उन न्यूट्रिएंट्स का वेरियस लाइफ प्रोसेस में यूज होता है। और इसी यूज को, न्यूट्रिएंट के यूज को ही एसिमिलेशन कहते हैं। अब हमें नेक्स्ट डाइजेशन में क्या होता है कि जो स्टूल रेक्टम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, उसमें स्टूल स्टोर रहता है, और वो टाइम टू टाइम एनएस से बाहर निकलता रहता है। लेकिन जैसे ये आप देख लें कि सपोज कर लें ये रेक्टम है, और रेक्टम की ओपनिंग को एनएस कहते हैं,
ये एनस हो गया। और एनस के एंड पे ये एक स्फिंक्टर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एनल स्फिंक्टर, रेगुलेटर है। तो एलिमिनेट, यहाँ पे स्टूल भरा होता है रेक्टम में, तो एलिमिनेशन ऑफ stool from the rectum is regulated by the anal sphincter. Elimination of stool from the anus is regulated by anal sphincter. ये एक रेगुलेटर है और वही स्टूल के एलिमिनेशन को, रेक्टम से स्टूल के एलिमिनेशन को रेगुलेट करता है। देखिए अभी तक आपने पूरी फिजियोलॉजी जो है वो समझ ली है डाइजेशन की। तो उसके बाद जो है आपको ये लाइव प्रोसेस में जो पहला टॉपिक न्यूट्रिशन था वो आपका इन सारे वीडियोस मिला के कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं इसके। टिल देन गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।